हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। कैसे आप सभी लोग? आई होप दैट सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे यूजीसी नेट की। सो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उन सारे कैंडिडेट पे फोकस करके जिनका यूजीसी नेट या जेआरएफ क्लियर हो चुका है या फिर नहीं भी क्लियर हुआ है, तो किस तरह से वो फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपनी पीएचडी को फंड करना है, उस केस में आप किस तरह से अपनी पीएचडी फंड कर सकते हैं और किस तरह से आप अलग अलग सोर्सेस से ये फेलोशिप अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वैसे स्टूडेंट्स को ये लगता है जनरली, क्योंकि हम रिसर्च भी नहीं करते हैं, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ा बहुत एक टीम टाइप करते हैं किसी भी सिनेरियो में, किसी भी चीज़ में, तो उन्हें पता नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही लगता है कि यूजीसी नेट जो है वो आपका एक नेशनल लेवल एग्जाम है, वहीं से हम स्कॉलरशिप पा सकते हैं और हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। उसके बाद CSIR नेट है, यूजीसी नेट है, ये सब तो आपके नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ऑब्वियसली नेट एग्जामिनेशन है, जिसको अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अपनी पीएचडी को फंड करने के लिए हर महीने 35,000 रुपीज़ का एक स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है। लेकिन व्हाट हैपेंस इन केस अगर आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ बार बार क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल आप चाहते हैं कि आपकी पीएचडी फंड हो फ्रॉम गवर्नमेंट इटसेल्फ, और आप ये भी चाहते हैं कि आपको अपनी पीएचडी के लिए खुद से पैसा ना लगाना पड़े, आपको फेलोशिप भी मिल जाए। उसी चीज़ के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। एंड ऑल्सो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताऊंगी मैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिगार्डिंग दी ऐप फीचर्स। तो अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, देन डू डाउनलोड द एप्लीकेशन एज वेल। यू आर गेटिंग सच प्रीमियम study material, current affairs, daily quizzes, magazines, power capsules, videos, job alerts and so many other things। आप इसको अनलॉक कर सकते हैं as you download the app। प्लस एक और चीज़ है एडिशनली, जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हैं और आप जो ऐप के फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं, वैसे वैसे आपको सुपर कॉइन्स मिलते हैं। ये सुपर कॉइन्स अगर आप कभी पेड बैच में एनरोल करते हैं तो इनको रिडीम अगर आप करेंगे इन सुपर कॉइन्स को, तो आपका जो पेड बैच में आपको जो भी इन्वेस्ट करना है वो आपका माइनस हो जाता है, ये कॉइन्स रिडीम हो जाते हैं वहाँ पे। काइंड ऑफ गुड फॉर यू इन दैट रिस्पेक्ट एज वेल। चलिए, सो व्हाट इज फेलोशिप फॉर यूजीसी नेट। यूजीसी भी जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो आपको अलग अलग तरीके से स्कॉलरशिप फेलोशिप प्रोवाइड करता है। तो नेशनल फेलोशिप्स जो आपके आते हैं आर अवॉर्डेड टू एमिनेंट साइंटिस्ट इन रिकॉग्निशन टू देयर स्कॉलरली contributions and providing opportunities to engage themselves in full-time research that have the potential to contribute in advancement of knowledge in their respective domain। आपका कोई भी डोमेन हो सकता है, आप साइंस डोमेन से हो सकते हैं, आप लैंग्वेज डोमेन से हो सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज से हो सकते हैं, आप सोशल साइंस से हो सकते हैं, एनी डोमेन यू कैन बी ऑफ। और आप अगर इस डोमेन में एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री अचीव करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उस केस में आपको ये स्कॉलरशिप्स मिलती हैं जो 5 इयर्स तक आपकी पीएचडी को फंड करती हैं। 5 इयर्स तक आपको ये स्टाइपेंड के रूप में एक अमाउंट मिलता है हर महीने फॉर 5 इयर्स। ये आपकी पीएचडी को बल देता है, ये आपको पीएचडी करने के लिए प्रेरित करता है। प्लस आपको पता है पीएचडी इज नॉट चीप, पीएचडी काफ़ी महंगी है। पीएचडी एक रेगुलर समझ लीजिए कि आपके एकेडमिक्स जैसे आपने मास्टर्स किया है वैसे ही आप पीएचडी भी कर रहे हैं। सो वहाँ पर आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, क्योंकि आप करते हैं, क्योंकि आप वहाँ के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपका कोर्स वर्क होता है 6 महीने का, क्योंकि वहाँ आपको यूनिवर्सिटी टीचर जो साइंटिस्ट होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, ये सब कुछ एक प्रॉपर कॉलेज जैसा ही होता है, इसीलिए आपको फीस भी पे करनी पड़ती है। तो ये फीस पे करना हुआ, अगर आपको कोई रिसर्च करवाना है जिसके लिए आप चाहते हैं कि आपका सैंपल बाहर जाए, वो सब चीज़ में आपको पैसे लगते हैं और इसी चीज़ को फंड करता है आपका ये स्कॉलरशिप जो होता है और आपका ये जो फेलोशिप होता है। अब बात कर लेते हैं कि पीएचडी प्रोग्राम और रिसर्च फेलोशिप में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पीएचडी प्रोग्राम और रिसर्च फेलोशिप में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से हम इसके जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, जो बेसिक अंतर हैं, उसको कैसे जानें।
So a PhD program is the program you are enrolled in when you are studying to get your PhD. जब आप PhD के लिए अप्लाई कर देते हैं और आप PhD के लिए पढ़ रहे हैं, उसको आप PhD प्रोग्राम कहेंगे. रिसर्च फेलोशिप ऑन द अदर हैंड इज अ फेलोशिप इज अ रिसर्च ग्रांट. आपको पैसे मिल रहे हैं, स्टाइपेंड मिल रहा है, you can get when you are in a PhD और a master's program. बेसिकली हम PhD पर फोकस कर रहे हैं. नाउ अगर आपने ये चीज देखा होगा, बहुत सारे हायर एजुकेशन को प्रमोट करने वाले स्कॉलरशिप भी होती हैं. जैसे अगर आप मास्टर्स में हैं और आप किसी पर्टिकुलर मास्टर्स डिग्री में हैं, अगर आप 12th के बाद जहाँ पे भी जाते हैं वो आपका हायर एजुकेशन में आ जाता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD. सो आपके अलग अलग जिस स्टेट में आप होते हैं, आपको स्टेट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होती हैं आपके मास्टर्स और बैचलर्स लेवल पर. सेम चीज़ जब आपको PhD लेवल के लिए चाहिए तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती है. जब हम मास्टर्स या फिर बैचलर्स लेवल पर स्कॉलरशिप की डिमांड करते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, स्कॉलरशिप का एक फॉर्म आता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उस फॉर्म को फिल करना होता है अपनी इनकम सर्टिफिकेट के साथ, ऑब्वियसली मतलब आपके पेरेंट्स के इनकम सर्टिफिकेट के साथ. और कुछ क्राइटेरिया होती है कि भाई अगर आपका इनकम जो है वो पर एनम इतना है या इतने से कम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और भी कुछ एलिजिबिलिटीज होती है, जैसे अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं बल्कि किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो भी आपको ये जो आपके ये स्कॉलरशिप्स हैं, ये जो फेलोशिप्स हैं, वो आपको मिल जाता है. मतलब आपका जितना भी पैसा लगता है मास्टर्स के दौरान वो आपको रीइम्बर्स हो जाता है. लेकिन PhD में क्या होता है, रीइम्बर्स वाला कोई चीज़ नहीं होता, ये कोई रीइम्बर्समेंट वाला कोई सिनेरियो नहीं होता है. PhD में आपको हर महीने ये स्टाइपेंड मिलती है. और मास्टर्स या बैचलर्स में जब आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, जो स्टेट स्कॉलरशिप्स होती हैं, उसमें आपको अपना जो भी आपने फीस सबमिट की है कॉलेज में, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में जो आपने फीस सबमिट की है, या फिर आपका जो भी प्रोग्राम है उसका सर्टिफिकेट, हर चीज़ की रसीद का फोटोकॉपी, हर चीज़ जो है वो आपको अपलोड करनी होती है 1 बाय 1 एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ. अपना बैंक अकाउंट सब कुछ देना होता है, जहाँ से फिर बाद में आपका जो स्कॉलरशिप के लिए आपने जो फॉर्म भरा है वो वेरीफाई होता है. आप स्टेटस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन. उसके बाद एक जो आपका फाइनेंशियल ईयर जैसे ही ख़त्म होता है, मतलब आपका एक ईयर जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद आपने जो भी बैंक अकाउंट जो भी डिटेल दिया है उसमें आपका पैसा रीइम्बर्स हो जाएगा फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट. तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये मतलब जो PhD वाली स्कॉलरशिप है वो भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है. ये फेलोशिप है और ये स्कॉलरशिप है, इसमें डिफरेंस है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम बात कर लेते हैं UGC की फेलोशिप्स के बारे में. कैटेगरी वाइज किसको क्या क्या फ़ायदा मिलता है उसके बारे में देख लेते हैं. सो बेसिकली UGC स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये सिर्फ और सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड के लिए. मतलब अगर किसी कोई ऐसा है जिसके कोई सिबलिंग्स नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, उसके लिए ये UGC की स्कॉलरशिप है. हर कैटेगरी के बच्चों को, फॉर ऑल कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो OBC हो, SC हो या ST हो, ओनली गर्ल चाइल्ड. और मैक्सिमम एज होती है अप टू 30 ईयर्स. किसी भी रेगुलर PG कोर्स में ये हो सकती हैं और इनको स्टाइपेंड मिलता है 3100 पर मंथ का. तो ये आपका PG कोर्स के लिए है, ये ध्यान रखिएगा. फिर आता है आपका एमेरिटस. एमेरिटस जो है वो भी ऑल कैटेगरीज को मिलता है बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड पब्लिश्ड वर्क कंट्रीब्यूटेड बाय टीचर इन हिज और हर सर्विस करियर. बेसिकली ये टीचर्स को मिलता है अपने करियर सर्विस में रहते हुए, जब वो अपनी क्वालिटी ऑफ रिसर्च को पोर्ट्रे करते हैं. हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड superannuated teachers of recognized universities, college and institutions, इनको 31,000 पर मंथ मिलता है फॉर 2 years. फिर आता है डॉक्टर S राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस. ये भी आपको हर कैटेगरी के लिए मिल रहा है. यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि कैंडिडेट्स अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, मैक्सिमम एज होनी चाहिए उनकी 35 ईयर्स. यहाँ पर SC, ST, OBC, PWD वुमेन को 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है. इनका जो UG लेवल पर मार्क्स होना चाहिए वो मिनिमम 55% होना चाहिए और PG लेवल पर 60% मिलना चाहिए. तो ये वाला जो आपका स्कॉलरशिप है वो PhD आपकी फंड करता है, राइट. फर्स्ट ईयर में आपको
38,000 मिलते हैं, सेकेंड ईयर में 40,000 और थर्ड ईयर में आते आते आपको 41,900 का स्टाइपेंड मिलता है। उसके बाद आ जाता है आपका, लेकिन वो आपका ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप टू वुमेन कैंडिडेट्स। ये सारी यूजीसी की फेलोशिप्स हैं, ये भी ऑल कैटेगरीज के लिए है। कैंडिडेट शुड बी अनएम्प्लॉयड, शुड हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी, पीएचडी में एनरोल्ड होने चाहिए, मिनिमम एज होना चाहिए 55 ईयर्स। यहाँ पर जो इनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 55% होना चाहिए यूजी लेवल पर, 60% होना चाहिए पीजी लेवल पर, सेम चीज़ है। और यहाँ पर भी आपको जो है वो आफ्टर 2 ईयर्स 46,500 रुपीज़ मिलने लगते हैं। उससे पहले फ्रेश कैंडिडेट्स को 38,800 रुपीज़ मिलते हैं। फिर आते हैं हम पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप फॉर SC/ST कैंडिडेट। ये SC/ST के लिए है। PhD awarded unemployed candidate, maximum age 50 years and 5 years relaxation है फीमेल के लिए। इसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो मिलता है 38,800 पहले और दूसरे साल के लिए, और उसके बाद आपको तीसरे साल से पाँच साल तक 46,500 पर मंथ की आपको जो है वो स्टाइपेंड मिलता है। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस के लिए है और गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है। अगर वो परस्यू कर रही हैं इन सोशल साइंस, 2 इयर्स 25,000 मिलेगा। उसके बाद रिमेनिंग 10 ईयर के लिए 28,000 मिलता है। फिर बात करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप और फेलोशिप। यहाँ आपको SC कैंडिडेट्स को ये स्कॉलरशिप मिलती है जो PhD को परस्यू कर रहे हैं। MPhil अब आपका कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर 25,000 मिलता है इनिशियल 2 इयर्स के लिए, और फिर 28,000 मिलता है रिमेनिंग 10 ईयर, यानी कि जब आप SRF हो जाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपके ST स्टूडेंट्स हैं उनको मिल रहा है ये भी अगर PhD परस्यू कर रहे हैं तब मिलता है 25,000 एंड देन आपको SRF होने पर 28,000। उसके बाद बात करते हैं नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, PWD के स्टूडेंट्स के लिए है, और ये जो है उसका भी PhD होना चाहिए। 16,000 पर मंथ मिलता है 2 इयर्स के लिए, फिर रिमेनिंग 10 ईयर में 18,000 मिलता है। उसके बाद आता है आपका मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, ये माइनॉरिटीज़ के लिए है। यहाँ पर आपको जो माइनॉरिटी में जो बच्चे रेगुलरली PhD कैंडिडेट हैं उनके लिए है ये फेलोशिप। 25,000 फॉर 2 इयर्स JRF और 28,000 रिमेनिंग 10 ईयर के लिए ऑफ 3 इयर्स जब आप SRF हो जाते हैं तो। उसके बाद नेशनल फेलोशिप फॉर OBC कैंडिडेट्स, ये OBC कैंडिडेट्स के लिए है, सेम है अगर वो परस्यू कर रहे हैं PhD, 25,000 एंड देन 28,000 फॉर दी SRF। ये आपके कुछ स्कॉलरशिप के अलग से नाम हैं जो अलग अलग UGC के अलावा जो आपको आपकी फेलोशिप को आपके जो है वो फंड करता है, मतलब कि PhD को आपकी PhD को फंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं गूगल PhD फेलोशिप इंडिया। ये गूगल द्वारा आपको मिलता है और ये मार्च से अप्रैल के बीच में इसका एप्लीकेशन का टाइमलाइन जो है वो खुलता है, आप फॉर्म भर सकते हैं। बट यहाँ पर कैच ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो बीटेक कैंडिडेट्स को मिलता है, यानी कि जो बच्चे इंजीनियरिंग में आगे जाना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, MTech कर चुके हैं और वो PhD करना चाहते हैं, तो वो जो है गूगल उनको प्रोवाइड करता है। प्लस ये जो फेलोशिप है गूगल की वो बहुत कम कंट्रीज़ में है, जिसमें आई थिंक 7-8 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गूगल जो है वो इंडिया के स्टूडेंट्स को भी ये फेलोशिप प्रोवाइड करता है। देन आते हैं हम सार्क एग्रीकल्चरल PhD स्कॉलरशिप पे। सार्क एग्रीकल्चरल PhD स्कॉलरशिप क्या है? ये है आपके जो भी हमारे सार्क मेंबर्स हैं, आपको पता है कंट्रीज़ हैं जो सार्क मेंबर्स हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, जिसमें से बांग्लादेश एक्सेप्शन है। बांग्लादेश के कैंडिडेट्स के लिए ये एग्रीकल्चरल फेलोशिप नहीं है, बाकी सारे सार्क मेंबर्स के लिए ये फेलोशिप है। फिर आता है आपका SONCS जूनियर फेलोशिप। ये आपका नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़ प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली अगर आपका मास्टर्स है एनवायरनमेंट साइंस में, अर्थ साइंस में या किसी भी रिलेटेड डोमेन में, अगर आपका किसी भी रिलेटेड डोमेन में आपका मास्टर्स है तो आप इस जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये हमेशा ओपन रहती है।
So it is a junior research fellowship for eligible candidate who want to pursue doctoral and postdoctoral research in the areas of earth system sciences. आफ्टर दैट आता है आपका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप। ये भी आपकी बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप, ये फेलोशिप इज डिजाइंड फॉर स्कॉलर्स फ्रॉम फील्ड्स ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड एक्सटेंड्स टू कवर अदर कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग राइटर्स एंड जर्नलिस्ट अमंग अदर्स। सो बेसिकली जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी टारगेट करते हुए ये फेलोशिप बनाई गई है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से मास्टर्स करके निकले हैं और पीएचडी में एनरोल हुए हैं। अगर आप इससे पहले जॉब भी कर रहे थे, अगर आप ऐसी क्रिएटिव जॉब कर रहे थे जैसे राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आपको भी ये फेलोशिप मिल सकती है अगर आप आगे अपना जो है वो करियर पीएचडी में बनाना चाहते हैं, तो डॉक्टोरल डिग्री गेन करना चाहते हैं। फिर आता है आपका प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप। ये सबसे टफ फेलोशिप है, प्लस इसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो भी बहुत हैंडसम है। ऑलमोस्ट अराउंड 70,000 रुपीज़ आपको स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा टफ भी है इस स्कॉलरशिप को अवेल करना। ये मार्च से अप्रैल के बीच में आता है। सो PMRF आपका जो द इंस्टीट्यूट्स विच कैन ऑफर PMRF, सो इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आपका जो ये प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है वो प्रोवाइड होता है। सो ये आपको बेसिकली IITs, IISCR और ISC बैंगलोर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा एमिनेंट इंस्टीट्यूट से आपको मिल रही है ये फेलोशिप। सो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो क्रैक करने का ये जो प्रोसीजर होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, उसके बाद से अप्लाई करना, फिर आपका सिलेक्ट होना, ये सब बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बट एनीवे आप लोग बहुत ही ज़्यादा निपुण हो और आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो केपेबल हो, आप लोग कर लोगे। सो अगर किसी को PMRF, यानी कि ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है, अगर आपका UGC नेट JRF क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, आपको PhD करनी है, सो यू मस्ट ट्राई फॉर दिस। एंड सम ऑफ द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, NITs दैट ऑफर साइंस एंड अदर टेक्नोलॉजी डिग्रीज। इसकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी भी काफ़ी टफ है। दीज कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम CGPA ऑफ 8 और इक्विवेलेंट अपार्ट फ्रॉम अ मिनिमम स्कोर ऑफ 650 इन द रेस्पेक्टिव गेट सब्जेक्ट और अ UGC CSIR JRF रैंक ऑफ 100 और लेस। आपको 100 से कम के जो कैटेगरी है ना उसमें आना है, रैंक में आना है। और अगर आप गेट से हैं, मतलब किसी टेक्नोलॉजी वाले जगह से आप MTech कर चुके हैं और आपको जो है PhD करनी है, उस केस में आपका जो स्कोर है वो 650 होना चाहिए। काफ़ी अच्छा स्कोर है ये। फिर बात करते हैं हम विजन इंडिया फेलोशिप की। ये विजन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा प्रोवाइड होता है बिटवीन दिसंबर एंड जनवरी। तो ये सारे आपके स्कॉलरशिप थे, ये सारी आपकी फेलोशिप थी जो आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपने UGC नेट और JRF अभी आप क्वालिफाई कर भी चुके हैं तो भी अच्छा है। इन सब रिसर्च फेलोशिप्स के लिए आप ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्दो आपका UGC नेट हो चुका है। और जो बच्चे UGC नेट अभी देने का सोच रहे हैं बट वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और जल्दी से अपनी PhD में एनरोल होना चाहते हैं, तो आप इन सारे फेलोशिप्स को भी एक मौका दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ़ येस देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। थैंक यू वेरी मच।